I would like to start the meeting. जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग टोस्ट मास्टर साथियों। जैसा हम जानते हैं, आज से अपने क्लब की कार्यशैली में एक प्रगतिशील बदलाव आ रहा है। आज से अपना क्लब द्विभाषीय हो रहा है। Our club is embracing a progressive change from today. We will be becoming a bilingual club. ये बदलाव अपने क्लब को सशक्त और समृद्ध बनाने में सहायक होगा। बस हमें ध्यान इस बात का रखना है कि भाषा भी सशक्त रहे और अभिव्यक्ति भी और प्रभावी बने। This change will help in making our club stronger and richer. At the same time, we need to ensure that language should be also remain rich and expression also becomes more effective. जब हिंदी का प्रयोग करें तो बढ़िया हो, और जब अंग्रेजी का उपयोग हो वो भी और उत्तम हो। जैसा हम जानते हैं, आज 1 अप्रैल है। अप्रैल फूल का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे टोस्ट मास्टर साथी सब उत्कृष्ट फूल हैं, बहुत सुंदर, रंग बिरंगे, अपनी अपनी कस्तूरी महक लिए हैं और अनमोल संजीवनी जैसे हैं मेरे मित्र। सभा में आगे बढ़ने से पहले मित्रों, सार्जेंट एट आर्म्स के नाते मेरा दायित्व है कि मैं टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल के ध्येय या मिशन का सभी को स्मरण कराऊं। हम सदैव अपने सदस्यों को सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रवीणता बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से सदस्यों को अपनी संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन और नेतृत्व अर्थात लीडरशिप गुणों को विकसित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। अपनी सभा का संचालन सुचारू रूप से हो, इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान कर लेते हैं। सभा में कोई भी वक्ता यौन, राजनीति और धर्म इन विषयों पर कोई वक्तव्य या टिप्पणी ना करे। टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के अनुसार ये निषिद्ध है। सभी उपस्थित जन से आग्रह है कि वे अपने मोबाइल फोन या तो बंद कर दें अथवा साइलेंट मोड पर रखें, ताकि सभा में कोई विघ्न ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सभी अपना माइक म्यूटेड रखें। जब आपको कुछ कहना हो तभी उसे अनम्यूट करें। एक और महत्वपूर्ण सूचना, सभी वक्ता और भूमिका धारक कृपया समय सीमा का पालन करें, ताकि सभा सुचारू रूप से चले और समय से संपन्न हो। और अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे क्लब के ऊर्जावान, प्रेरक और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसी सोच और कार्यप्रणाली में विश्वास रखने वाले टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। धन्यवाद एक्टिंग सार्जेंट एट आर्म्स टोस्ट मास्टर गजेश धारीवाल जी। Dear fellow Toastmasters, welcome to the 68th session of Apna Hindi Bilingual Toastmasters Club. हमें पूरा विश्वास है कि ये परिवर्तन जिसकी बात अभी गजेश भाई ने की, बाइलिंगुअल होने का परिवर्तन, हमारी क्लब की सदस्यता को बढ़ाने में सहायक होगा। आज हमारे साथ एक अतिथि जुड़ी हैं, टोस्ट मास्टर वंदना। टोस्ट मास्टर वंदना, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना वीडियो ऑन करें और अपना संक्षिप्त परिचय दें। वंदना जी। शायद अभी वे इस स्थिति में नहीं हैं, उनसे उनके विचार मीटिंग के बाद जान लेंगे। हमारे नए सदस्य नितिन शर्मा जी भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पिछली सभा में अनुपस्थित थे। नितिन जी, आपका अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स में स्वागत है। धन्यवाद सर। मित्रों, आज डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन ठकार अपने नए पाठ प्रेजेंटेशन मास्टरी के प्रथम स्तर का तीसरा प्रकल्प भाषण दे रहे हैं, और इसके साथ ही वे लेवल 1 कंप्लीट कर लेंगे। पूर्णिमा जी लेवल 2 आरंभ कर रही हैं। संजीव शर्मा जी लेवल 3 का प्रथम भाषण दे रहे हैं। तीनों वक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, एक महत्वपूर्ण घोषणा मुझे और भी करनी है। पिछले 32 महीनों से मैं टोस्ट मास्टर्स के साथ जुड़ा हूं, और इन 32 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत से नए मित्र बने हैं। लेकिन कुछ निजी कारणों से मेरी टोस्ट मास्टर यात्रा अब समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, मैं टोस्ट मास्टर्स छोड़ रहा हूं। आई एम क्विटिंग टोस्ट मास्टर्स। अप्रैल फूल।
जी, यह घोषणा करने के लिए आज से अच्छा दिन हो नहीं सकता था। The April Fool's Day, 1st of April. I and anybody else would be an absolute fool to even think of quitting Toastmasters, because Toastmasters is the one platform which helps us in so many different ways, at home and at work, at celebrations and at mourning, with friends and with not so friendly people. आपको पता है अप्रैल फूल्स डे कब से और क्यों मनाया जाता है? April Fool's Day has been celebrated for several centuries by different cultures, though its exact origins remain a mystery. Some historians speculate that April Fool's Day शुरुआत हुई थी 1582 में, when France switched from the Julian calendar to the Gregorian calendar. नववर्ष 25 मार्च और 1 अप्रैल के बीच में कभी आता था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह प्रथम जनवरी 1 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया गया, और बहुत सारे लोग थे जो इस चेंज के बारे में रिएक्ट करने में स्लो थे। उनको पता नहीं था कि अब न्यू ईयर डे 1 जनवरी हो गया है, वो फिर भी 1 अप्रैल को मना रहे थे, और बाकी के लोग जो इस परिवर्तन के बारे में अवेयर थे वो उन सबका मजाक उड़ाना शुरू किया और इन्हें अप्रैल फूल्स बोलना शुरू किया। तब से शायद अप्रैल फूल्स डे मनाया जा रहा है। Alright, so much for the fools and the foolish announcements. Now it is time to invite our wise man of the day. हमारी आज की सभा के सभा संचालक, जो भारत में गुजरात राज्य से हैं और पिछले 14 वर्षों से ओमान में अपनी पत्नी और 10 वर्ष की प्यारी सी पुत्री के साथ मस्कट में रह रहे हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और खिमजी रामदास कंस्ट्रक्शन में सीनियर यूनिट मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आज पहली बार सभा संचालन का दायित्व निभा रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभा संचालक टोस्ट मास्टर संजय रमवानी का। संजय जी, आपकी ओर। कर्म करे किस्मत बने जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, तेरा अच्छा कर्म ही तुझे बनाए महान। धन्यवाद सभा अध्यक्ष टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा जी, मेरा बड़े अच्छे शब्दों में परिचय देने के लिए। नमस्कार साथी मित्रों, सभी टोस्ट मास्टर साथियों एवं आज के हमारे जो उपस्थित अतिथि हैं, उन सभी का मैं आज की 68वीं सभा में स्वागत करता हूं तहे दिल से। आज आप सभी के सामने में सभा संचालक की भूमिका में उपस्थित हूं। अभी अभी जो मैंने 2 पंक्तियां आप सबको सुनाई, उसी में आज की सभा का विषय एवं विचार छिपा हुआ है। मित्रों, महानता कर्म से होती है, जन्म से नहीं। यही आज की सभा का विषय है। और मेरा यह मानना है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। मित्रों, चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज के इस विषय को आप सभी से अवगत कराता हूं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार का एक लड़का, जो अपने परिवार की आर्थिक परिस्थितियों में उन्हें सहायता करने के लिए बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने का काम करता है, और अपने लक्ष्य में उनको पढ़ाई करने का बहुत शौक है, आगे बढ़ना है, बट अपने लक्ष्य में गरीबी को बाधा नहीं मानता। पक्षियों से इस लड़के को बहुत ही लगाव है, और पक्षी कैसे उड़ते हैं इस जिज्ञासा की दिशा में खोज करते हुए आगे बढ़ते हुए जीवन में एक दिन मिसाइल जैसी अविश्वसनीय खोज को ये दुनिया के समक्ष लेके आते हैं, और भारत के सर्वप्रथम मिसाइल मैन का खिताब भी पा लिया। तो एनी गैसेस कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं? एपीजे अब्दुल कलाम जी, सही फरमाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। उनके संघर्ष और सफलता के बारे में हम में से सब लोग परिचित हैं।
वो आज की सभा के विषय के एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में से एक है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण हैं, कैसे कई ऐसे महानुभाव हैं जो कहीं ना कहीं गरीब परिवार में पैदा हुए, कई छोटे गांव से हैं, बट उनके कर्म, उनके स्वभाव, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्होंने उनको विश्व में महान एवं विश्व प्रसिद्ध बनाया। ऐसे असंख्य महानुभाव जिन्होंने अपने कर्मों से समाज में ही नहीं पूरे विश्व में खूब सारी ख्याति हासिल की। किसी ने खूब कहा है कि जीवन मिलना यह भाग्य के ऊपर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर है। तो मनुष्य अपने स्वभाव एवं कर्मों से लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। चलिए आज की सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मेरे जो साथी मित्र हैं, जो आज के इस रथ के पहिए हैं, जो मुझे सभा में मेरे साथ साथ सहयोग देंगे, उन सभी से, सभी रोल प्लेयर से आपको अवगत कराता हूं, उन सभी से आपका परिचय करवाता हूं। तो आज के जो पहले रोल प्लेयर हैं, समय पालक यानी कि टाइम कीपर, उनका यह कहना है आज की सभा के विषय में कि यह सच है कि जो कुछ भी महानता इंसान को जीवन में प्राप्त होती है वह उसके महान कर्मों से होती है, अच्छे घर में जन्म लेने से नहीं। और अच्छे कर्मों से एक स्वस्थ और मजबूत समाज का निर्माण होता है। अच्छे कर्म करने से हमारे मन पर सकारात्मक प्रभाव और मन का विकास होता है, जिससे हमारा चरित्र बनता है। तो आपकी भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए आज के समय पालक टोस्ट मास्टर करुणा चौबे जी का। टोस्ट मास्टर करुणा चौबे जी, आपकी ओर। आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय जी। सभी टोस्ट मास्टर साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज समय नियंत्रक की भूमिका में आप सबके सामने हूँ। मेरा आज का दायित्व है सभी तैयार भाषण, आशु भाषण सत्र और मूल्यांकनकर्ता के समय को नोट करना और अंत में अपनी रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत करना, जिससे पता चल सके कि आपने अपना भाषण समय की मर्यादा में पूर्ण किया है या नहीं। तैयार भाषण का समय इस प्रकार है, 5 से 7 मिनट प्लस और माइनस 30 सेकेंड्स। 5 मिनट के बाद मैं आपको हरा रंग दिखाऊंगी, 6 मिनट के बाद मैं आपको पीला रंग दिखाऊंगी और 7 मिनट के बाद मैं आपको लाल रंग दिखाऊंगी। और ये लाल रंग आपको तब तक दिखता रहेगा जब तक कि आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेते। मूल्यांकनकर्ता का समय 2 से 3 मिनट का होगा, प्लस और माइनस 30 सेकेंड्स, जिसमें 2 मिनट पर मैं आपको हरा रंग दिखाऊंगी और 2 मिनट 30 सेकंड पर मैं आपको पीला रंग दिखाऊंगी और 3 मिनट पर मैं आपको लाल रंग दिखाऊंगी। ऐसे ही आशु भाषण सत्र का जो समय है वो 1 से 2 मिनट का है। 1 मिनट पर मैं आपको हरा रंग दिखाऊंगी, 1 मिनट 30 सेकंड पर मैं आपको पीला रंग दिखाऊंगी और 2 मिनट पर मैं आपको लाल रंग दिखाऊंगी। और ये भी तब तक आपको दिखता रहेगा जब तक आप अपना भाषण समाप्त नहीं कर लेते। और अंत में मैं अपनी रिपोर्ट लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगी। धन्यवाद। धन्यवाद रोल करुणा जी, धन्यवाद। चलिए मित्रों, सभा को आगे बढ़ाते हैं और रथ के दूसरे पहिए यानी कि आज के दूसरे रोल प्लेयर जो कि हैं व्याकरण विशेषज्ञ, उनका आज की सभा के विषय में यह कहना है, अच्छे परिवार में जन्म लेना मात्र एक संयोग है, अच्छे कार्यों द्वारा जीवन को उत्कृष्ट बनाना एक उपलब्धि है। खूब कहा आपने। जीवन में हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भी पाते हैं, इसीलिए वे मानते हैं कि कर्म इंसान को महान बनाता है, जन्म नहीं। तो अपनी भरपूर तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए, टोस्ट मास्टर केयूर शाह, व्याकरण विशेषज्ञ। नमस्कार टोस्ट मास्टर संजय जी, आपका खूब खूब धन्यवाद मेरा ये परिचय के लिए। आज ग्रामरियन के रूप में आज ये मेरा दायित्व है कि मैं आप सबको एक नया शब्द प्रस्तुत करूं।
और सभी भाषणकर्ता, मूल्यांकनकर्ता एवं आश्रु भाषणकर्ता से आग्रह करूं कि वह शब्द का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। मैं इस शब्द के उपयोग को नोट करूंगा या फिर इस शब्द के पर्यायवाची शब्द को भी नोट करूंगा। मैं उस शब्द के उपयोग को बहुत ध्यान से सुनूंगा और अगर कोई गलत उपयोग हो तो उसे भी नोट करूंगा, जैसे कि अपूर्ण वाक्य, अनुचित व्याकरण इत्यादि। आज की सभा का शब्द है संकल्प। इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है परीक्षा, प्रगति, दृढ़ निश्चय, प्रण, इच्छा शक्ति या फिर इरादा। हम इस शब्दों को वाक्य में कुछ इस तरह से उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि मैं कल सुबह से जल्दी उठने का संकल्प लेता हूं, या फिर दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से ही हम अपना मंजिल को पा सकते हैं। और नीलेश ने परीक्षा में प्रथम क्रमांक लाने की प्रतिज्ञा ली है। मुख्य मूल्यांकनकर्ता के बुलाने पर मैं अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा। सभा संचालक जी, आपकी ओर। धन्यवाद टोस्ट मास्टर कियोर जी, बड़े अच्छे से आपने आज के शब्द का प्रयोग एवं अर्थ समझाया। मेरा आग्रह रहेगा कि आप आज हम अभी संकल्प कर लें कि आज के शब्द का ज्यादा से ज्यादा आज की सभा में प्रयोग करें। टोस्ट मास्टर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम संकल्प करें अच्छे कर्म करने का तो क्या नहीं हो सकता। अपने दृढ़ निश्चय से हम अपने जीवन एवं समाज में बदलाव ला सकते हैं। किसी ने खूब कहा है कि इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से उसका भाग्य बनता है उसके कर्म से। तो चलिए सभा को आगे बढ़ाते हैं और आज के हमारे तीसरे जो रोल प्लेयर हैं, आहा काउंटर यानी कि आहा गणक, वो आज की सभा के विषय में क्या बताते हैं मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और नसीब का रोना नहीं रोते हैं, वो आगे जाके महान काम करते हैं। तो स्वागत है टोस्ट मास्टर संतोष फर्नांडिस एज ए आहा काउंटर। धन्यवाद सभा संचालक महोदय जी। अपना हिंदी टोस्ट मास्टर के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। इस सत्र में मुझे आहा नियंत्रक का दायित्व दिया गया है। मुझे सभी उत्साहों का भाषण ध्यान से सुन के और इसी दरमियान जो अनुचित विस्मय बोधक शब्द या आवाजें है उनकी सूची बनाना है। उदाहरण के तौर पे और जो यानी कि ठीक है तद उपरांत शब्द का आवाजें जैसे आहा, रारा, जो श्रोताओं का विचलित करते हैं तथा पुनर् उच्चारित के शब्द जैसे मैं जैसे कि शब्द का सूची बनाऊंगा। और जब भी मुख्य मूल्यांकन करता मुझे आमंत्रित करेंगे तभी पूरा विश्लेषण के साथ मैं सबके सामने उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। मंच वापस सभा संचालक महोदय जी की ओर। बहुत खूब टोस्ट मास्टर संतोष फर्नांडिस जी। तो मित्रों ध्यान रखिए, आज हमारे बीच में कॉप हैं जो हमको पकड़ेंगे बीच बीच में कि हम लोग कहाँ क्या गलतियां कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रख के संभल के चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आज का सभा का विषय है कि महानता, तो मनुष्य की महानता उसके कर्मों से है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह समाज के लिए आदर्श स्थापित करता है और सभी उसका अनुसरण भी करते हैं। अगर इसके विपरीत जाके हम लोग देखें तो जो व्यक्ति दुष्ट आचरण वाला है उसको समाज में न इज्जत मिलती है ना ही ऊंचा ओहदा मिलता है। तो कहते हैं ना कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी तो घर में ही मथुरा काशी है। तो चलिए सभा को आगे बढ़ाते हैं और आज के जो रोल प्लेयर हैं, मुख्य मूल्यांकनकर्ता जनरल इवैल्यूएटर कामिनी सिंह जी। कामिनी सिंह जी, आपका स्वागत है आज की सभा में।
आप अपने विचार खुद ही प्रस्तुत कर दीजिए। आज के सभा के विषय में के बारे में आप क्या मानते हैं? थैंक यू सो मच सभा संचालक संजीव जी। और आप आज की सभा जो है हमारी, और जो आपका विचार है बहुत ही अच्छा विचार है, और हम सभी जानते हैं जो महानता है ये हमारे कर्मों से ही है, और हम सभी इस बात के साथ एग्री करते हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली ऑफ अपना हिंदी टोस्ट मास्टर्स क्लब दैट वी हैव टेकन अ येट अनदर स्टेप अहेड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस दैट वी आर अ बाइलिंगुअल क्लब फ्रॉम टुडे। एंड आज की सभा में मेरा जो संकल्प है, मैंने एक संकल्प किया कि मैं आज सारी बातें बहुत ध्यान से सुनूंगी, और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी एक पूरी टीम है आज हम, और मैं अपनी टीम की पूरी रिपोर्ट बनाऊंगी। सुनने के बाद आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करूंगी। मैं आज की सभा का बहुत आनंद लेने वाली हूँ, पर अगर मुझे लगेगा कि मेरी किसी प्रकार के सुझाव की जरूरत है तो आखिर में मैं अपने सुझाव के साथ आपके सामने दोबारा प्रस्तुत होंगी। और इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपना रोल सब बहुत अच्छे से निभाएं, और सब भाषणकर्ताओं को भी मेरी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। बैक टू यू संजय जी। थैंक यू। धन्यवाद जनरल इवैल्यूएटर कामिनी सिंह जी। तो मित्रों, यह जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही अच्छा राजा बन सकता है। अच्छे कर्म करके काबिल होना अपने आप में काबिलियत है, और वो भी एक अच्छा इंसान, अच्छा महान कर्म करने वाला एक बंदा राजा बनने के लायक है। एक सेनापति का बेटा भी सशक्त सेना को पथ प्रदर्शित कर सकता है। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। तो अगर हम अच्छे कर्म करें तो ये कभी भी मायने नहीं रखता कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, कैसी परिस्थितियों में हुआ है। हमें ये निश्चय लेना है कि हम ये सब चीजों को जीवन में बाधाएं न बनाएं, और अपने कर्म सही पथ पर लेके जाएं, जिससे हम लोग समाज में एक अच्छा उदाहरण बन सके, ताकि हमारी मृत्यु के बाद भी हमें सब लोग याद रखें। ऐसे कई महानुभाव हैं जिनको हम आज भी याद करते हैं एज ए महान कर्मों के लिए। वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि जिन्होंने उनको आज भी हमारे दिलों में जिंदा रखा है। तो मित्रों, आज का जो दूसरा हमारा जो सत्र है, प्रकल्प भाषण सत्र। आज हमारे सामने 3 भाषणकर्ता और 3 इवैल्यूएटर्स हैं। तो आज के प्रथम, मैं आप सभी को पहले उन सभी का परिचय दे देता हूं। आज के जो प्रथम मूल्यांकन करता है, इवैल्यूएटर 1 टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा। और आज की सभा के विषय में उनका यह मानना है कि मानव इतिहास ऐसे असंख्य उदाहरणों से भरा है जो यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। फिर चाहे वो खेल की दुनिया हो, सिनेमा हो, विज्ञान हो या तकनीकी दुनिया, अथवा अन्य कोई क्षेत्र। टोस्ट मास्टर के संस्थापक राल्फ स्मिदी भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जिन्होंने निज कर्मों से महानता प्राप्त की। तो आपका स्वागत है संदीप मल्होत्रा जी, आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय। सबसे पहले आपको बधाई, आप अभी तक बहुत ही उत्तम संचालन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। एक छोटी त्रुटि शायद मेरी तरफ से रही होगी। टोस्ट मास्टर्स के संस्थापक का नाम राल्फ स्मेडले है, शायद मैंने आपको स्मेडी लिख के भेज दिया होगा, क्षमा चाहता हूँ। मित्रों, आज अब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ प्रथम भाषण के मूल्यांकनकर्ता के रूप में। हमारे प्रथम भाषणकर्ता हैं डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर सचिन टकार, जो अपने नए पाथ प्रेजेंटेशन मास्टरी के प्रथम लेवल के तीसरे संकल्प तो मैंने ऐसे यूज कर दिया, प्रकल्प काउंट होगा ये भी है, मैंने संकल्प वर्ड का यूज किया है 2 बार। प्रथम स्तर के तीसरे प्रकल्प भाषण को आज हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उनकी भाषण का शीर्षक है यू नीड इट एवरी डे। और सचिन जी हमारे शुरू से ही गाइडिंग लाइट रहे हैं, और आज जब हम प्रथम
बाईलिंगुअल सेशन में आए हैं, तो उनका भाषण भी आज बाईलिंगुअल है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे अपनी स्पीच में। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है, दैट इज फॉर ए मेंबर टू रिव्यू और लर्न बेसिक रिसर्च मेथड्स एंड टू प्रेजेंट देम। मुझे पूरा विश्वास है कि सचिन जी बहुत ही अच्छा भाषण देंगे। हम सब उसको सुनने के लिए काफी आतुर हैं। उनके पास 5 से 7 मिनट का समय रहेगा अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए, एंड द स्पीच कैन बी ह्यूमरस, इंफॉर्मेशनल और एनी अदर स्टाइल दैट सचिन जी चूजेस टू डिलीवर. Speech content and style obviously should work well together, and he should not be presenting a report on the content of research and presenting project. My best wishes to you, DTM Sachin. Over to you, Toastmaster of the day. धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के प्रथम भाषणकर्ता से आपका परिचय करवाते हैं। ऑलरेडी परिचय हो चुका है। डीटीएम सचिन ठकार, उनका आज की सभा के विषय में क्या कहना है मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा कि सच्चे कर्म का फल मीठा होता है, और अगर कड़वा भी हुआ तो फिर से कर्म पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसे मीठा बनाने की कोशिश ही जीवन को प्रेरित करती है और अपने निर्धारित लक्ष्य को भी प्राप्त करवाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही बहुत बड़ी सीख गीता में भी दी गई है। ये मानना है सचिन ठकार जी का। तो अपनी भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए आज के प्रथम भाषणकर्ता डीटीएम सचिन ठकार जी का। भाषण का समय पालक शुरू करने से पहले 2 छोटी सी बातें। मैं प्रेजेंटेशन मास्टरी का ये पाथ सिलेक्ट कर चुका हूं, तो इसमें मैं आज प्रेजेंटेशन देने वाला हूं। तो रिक्वेस्ट है जूम मास्टर कि हम दोनों को स्पॉटलाइटेड रखिएगा, तो मैं लाइट्स भी देख सकता हूं और स्लाइड प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं। You need it every day. This is my level 1 project 3 researching and presenting. और साथियों, कहना चाहूंगा इस विषय के बारे में, चम्मच, स्पून्स। जी हाँ, कहते हैं कि दुनिया में इनकी कमी नहीं होती है, लेकिन एक की जरूरत हमेशा पड़ती है। You use them every day, as in spoon, chammach. And there are some of the simplest but useful devices. These are the simplest devices, useful and which are in existence. हम सभी जानते हैं, अपने बचपन से, अपने जन्म से लेकर सोचिए कि आज तक कब हमने चम्मच का या स्पून का इस्तेमाल किया। Well, they are used worldwide. ये भी हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इनका उपयोग, इनका इस्तेमाल होता है। But who exactly invented these knives? अगर वेस्टर्न कल्चर के और सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो फोक, नाइफ और स्पून, ये सारी चीजें हर टेबल में, हर डिनर में आमतौर पर सभी जगह यूज होती है। तो इसके जन्म के, इसके बर्थ का थोड़ा सा हम लोग विवरण देखते हैं। काफी कुछ चीजों को पढ़ने के बाद मैं इसको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीज है। शायद हम भारतीयों के लिए जो हाथ से खाना खाते हैं, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा कल्चर है, उसको लेकर इसका उगम हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। एक्चुअली स्पून्स आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ईटिंग यूटेंसिल्स ऑन द प्लैनेट। कैसे? अगर हम आदि मानव के समय का अगर विचार करें तो उस समय पे क्या होता था, क्यों जरूरत पड़ी इस स्पून नाम के वस्तु की खाने में उपयोग लाने के लिए? एज लॉन्ग एज एक्चुअली एज ह्यूमंस, एक मनुष्य के रूप में हमको जब खाना था या खाना खाना था, they needed something to scoop it up with। और यही शायद वो शुरुआत थी, यही वो इन्वेंशन था। अगर ये कांटे और छुरी की बात करेंगे तो दे आर मोस्टली नीडेड एज अ फैशन।
to the best of our understanding. But yes, spoon definitely. और कहाँ हुई शुरुआत? तो seashells or a shaped stone were natural spoons. तो हजारों साल पहले इसकी शुरुआत हुई है. और earlier these did not have any handles. This was the beginning of spoons. इनको हैंडल नहीं हुआ करता था. और यहीं चम्मच की निर्मित हुई या उसकी शुरुआत हुई. थोड़ा इतिहास की तरफ, इसकी हिस्ट्री की तरफ जाके देखेंगे तो देयर is no definitive time period for this invention of spoon. But the archaeological evidence shows that the spoons with handle were used for ancient Egyptian religious purposes from 1000 BC. ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, वैसे ही ग्रीक, इजिप्शियन, ये एक साथ उभरी हुई संस्कृतियां हैं. तो इनका पैरेलल कंपैरिजन हमको सोचना और करना भी जरूरी है. ये सिर्फ दुनिया में या जग में या विश्व में सिर्फ एक जगह पर इजाद हुआ और वहीं से शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि हम महाभारत और रामायण के काल में भी जाएंगे तो हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन मटेरियल दैट टाइम it was wood, because of course it started with Stone Age, आदि मानव, पत्थर, seashells और wood, कॉस्ट की वजह से. और नेचुरली उस समय पे कोई इकोनॉमिक्स नाम की कोई स्ट्रीम तो थी नहीं कि जहां पर ये पूरा विश्व का इकोनॉमिक्स और इसका कमर्शियल एस्पेक्ट देखा जा सके. जो हाथ में था, जो आसपास था, उसी का उपयोग हुआ. कहते हैं ड्यूरिंग ग्रीक एंड रोमन एम्पायर स्पून्स वेर मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड सिल्वर. यही पैरेलली हम हमारी संस्कृति में देखेंगे तो सोने चांदी की, सोने की चिड़िया के देश में भी इसका उपयोग हुआ. डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस ऑफ स्पून, क्योंकि इसको फिर से हमेशा रिलेट किया जाता है, इन इंग्लैंड वाज इन 1259 एंड दिस वाज फर्स्ट यूज्ड एज एन आइटिनरी आइटम फॉर किंग एडवर्ड. फिर इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ? सभी के आसपास होते हैं, एक की जरूरत पड़ती है. स्पून इज एन यूटेंसिल हैविंग अ शैलो बाउल. इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कॉल्ड हेड, which is in oval or round shape with handle at the end, which is the recent one what we see with different types of designs and shapes and sizes. And it is called in English as a cutlery or flatware in US. Spoons earlier were used for serving, but also used in food preparation, mixing, stirring, or toss ingredients. Presently, spoons are made from metals like silver, silverware, plated, solid, wood, porcelain, many of them. And earlier, they were also, in China, they were also made from ivory, flint or slate or bones. Types and uses में अगर जाएंगे, इनके variety of uses है. Primarily used for eating liquid or semi-liquid like soup, ice cream. For small powdery solid items like rice, sugar, cereal, हम देखते हैं teaspoonful, tablespoonful. Southeast Asia में they are used for eating, and fork is generally used to push the food onto the spoon. The widest use of spoon mostly is cooking and serving. Of course, जैसे मैंने बताया, stirring, mixing and blending. तो कहते हैं the greatest use is that who are handed silver spoon, their excellence comes from digging into the rock of their own character through hard work, persistence and faith, turning whatever they touch into gold. और आजकल आप देखते होंगे स्पून्स को अवार्ड के रूप में एज अ सोविनियर भी दिया जाता है. यही आपके लिए है स्पून अवार्ड. Over to you, Toastmaster of the day.
बहुत खूब। बहुत खूब सचिन ठगार जी, बड़े अच्छे से आपने आज चम्मच और कांटे की इतिहास को समझाया। अन्यथा ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए फोक का इस्तेमाल करते हैं। बाहर कभी भी खाना खाने जाएंगे तो सामने वाले को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है आज के आपके इस भाषण से सभी लोग इसका सही इस्तेमाल एवं उसकी हिस्ट्री समझ चुके हैं। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। उत्तमता की ओर जा रहा है आज का सेशन, मुझे ऐसा लग रहा है। आज के दूसरे भाषण के जो मूल्यांकन करता है, उनका आज के विषय के बारे में यह कहना है कि हम अच्छे या बुरे पैदा नहीं होते हैं, हमारे कर्म ही हमारी महानता को निर्धारित करते हैं। क्या खूब कहा है। दूसरे भाषण के मूल्यांकन करता टोस्ट मास्टर नीरव चावड़ा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टोस्ट मास्टर्स ऑफ द डे संजय जी आपका। सभी उपस्थित टोस्ट मास्टर्स का नमस्कार। और आज मैं आप सबके सामने भाषण मूल्यांकनकर्ता के रूप में उपस्थित हूँ, जिसमें मैं हमारे टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह जी जो लेवल 2 प्रोजेक्ट 1 की आज भाषण देने वाले हैं, उनकी मैं मूल्यांकन करूंगा, जिसमें मैं देखूंगा कि उनके भाषण दरमियान उनके बात करने में उनकी क्लैरिटी कैसी है, उनके जो हाव भाव कैसे हैं, उनके जो भाषण के दरमियान जैसे वो बात कर रहे हैं तो जो हम सब सुन रहे हैं उनको कैसे वो जकड़ के रखते हैं, वो सब मैं नोट करूंगा। और जब भी सभा संचालक और मुख्य मूल्यांकनकर्ता मुझे बुलाएंगे तो मैं अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच आपकी तरफ सभा संचालक जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर नीरव चावड़ा जी। तो आज के हमारे दूसरे और जुझारू भाषणकर्ता पूर्णिमा सिंह जी, आपका आज की सभा में स्वागत है। आपकी ओर। धन्यवाद सभा संचालक महोदय। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएं, जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएं, यदि हम एक दूसरे के बारे में बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, यदि हम किसी के बारे में बात करने के बजाय उससे बात करना सीख जाएं। मंच पर उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने पथ प्रेजेंटेशन मास्टरी के द्वितीय स्तर के प्रथम भाषण की प्रस्तुति करने जा रही हूं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल। इंटरनेशनल टोस्ट मास्टर के अनुसार इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला इनिशिएटिंग, सपोर्टिव, एनालिटिकल एंड डायरेक्ट। लेकिन मेरा मानना है कि सबका अपना अलग अलग अंदाज होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अपनी एक अलग स्टाइल प्रस्तुत करता है, अपना एक अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। अपनी इस बात की पुष्टि के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। बात उन दिनों की है जब मैं स्नातक कर रही थी। एक दिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना था। मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा, भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? यहाँ रिक्शे से तात्पर्य मेरा ऑटो रिक्शे से नहीं है, हाथ रिक्शे से। मैंने उससे पूछा कि भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? उसने मुझसे कहा, क्या? बिल्कुल इसी अंदाज में उसने मुझसे कहा। मैंने फिर अपना प्रश्न दोहराया, भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? उसने कहा, कहाँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे कैसे समझाऊं। अगर मैं विश्वविद्यालय कहती तो वो भी वो ना समझता। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे कहा कि वो हनुमान सेतु के पास एक बड़ा सा स्कूल है, वहां बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, वहां जाना है। फिर तो वो मेरे ऊपर बिफर पड़ा। उसने कहा, यूनिवर्सिटी नहीं कह पाती हो? तब से परेशान करके रखा है मुझे, मैं शहर का चप्पा चप्पा जानता। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सही है या मैं सही हूं, ये गलत है या मैं गलत हूं। कोई गलत नहीं था, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। बात थी सिर्फ अपने विचार, अपनी भाषा को प्रकट करने की। उसका अंदाज अपना अलग था, मेरा अपना अलग अंदाज था। ऐसे ही एक उदाहरण दूंगी कि
आपने अगर छोटे बच्चों को देखा हो, वो अपने अपने अलग, उनका अलग अंदाज होता है अपने विचारों को प्रकट करने का। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा बेटा करीब 1.5 साल का था, वो कुछ शब्दों को स्पष्टतः बोल नहीं पाता था। एक बार हम लोग मैं, मम्मी, पापा और मेरी सिस्टर, हम लोग लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे और वो बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ। अचानक वो घर में आया और कहने लगा कि मुझे बॉर्डर चाहिए। अब बॉर्डर क्या होता है, हम लोग सब हतप्रभ, ये बॉर्डर क्या होता है। हम लोगों ने उसको खेलने की चीजें दिखाई, खिलौने बहुत सारे दिखाए, नहीं चाहिए। खाने पीने की चीजें दिखाई, नहीं चाहिए। अब उसको लगा कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं, तो वो जोर जोर से रोने लगा कि मुझे बॉर्डर चाहिए। अब ये बॉर्डर क्या होता है हम लोग की समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर पापा ने टीवी चलाई कि हो सकता है कोई एनिमल हो, कुछ ऐसी चीज हो जिसको ये कह रहा हो, एलिफेंट या लॉयन या कुछ। नहीं, मुझे बॉर्डर चाहिए। उसको लेके हम लोग एक शॉप, सामने एक शॉप थी, वहां लेके गए कि पूरे शॉप में घुमाया कि कौन सी चीज चाहिए। कुछ नहीं, मुझे बॉर्डर चाहिए, मुझे बॉर्डर चाहिए, रो रो के बिल्कुल हाल बेहाल। अल्टीमेटली फिर मेरी सिस्टर उसको एक अलग कमरे में लेके गई, उसको चॉकलेट देके पहले कहा कि भाई तू चुप हो जा, पहले तू चुप होके बता, ये पहना जाता है? नहीं। इसको खाया जाता है? नहीं। इसको देखा जाता है? नहीं। फिर हम लोग सब परेशान। फिर उसके मन में ऐसे आया, उसने कहा कि इसको लगाया जाता है? कहने लगा हाँ, इसको लगाया जाता है। तो मेरी सिस्टर ने कहा कहाँ लगाया जाता है? तो बोला कि जब पसीना होता है तो हम लोग यहाँ यहाँ लगाते हैं। उनको पाउडर चाहिए था, वो बाहर खेल रहे थे, उनको पसीना हो गया था, तो उनको पाउडर लगा के पसीना सुखाना था। और उन्होंने हमको म्यूट कर दिया, मूक कर दिया अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल से। हम सब उसके सामने मूक हो गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था इनको क्या चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन वो उसका अपना अलग अंदाज था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संचार का अपना अलग अलग माध्यम होता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने विचारों को प्रकट करता है। कोई भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत करता है और कोई भाषा को तोड़ मरोड़ के उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत करता है। लेकिन संचार का सशक्त माध्यम भाषा ही है। उसे चाहे प्यार से समझाया जाए, चाहे डांट के समझाया जाए या रो के समझाया जाए, भाषा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ लेखों में, कुछ ग्रंथों में या कुछ कवियों ने एक मूक भाषा या मौन भाषा का भी कहीं कहीं जिक्र किया है, जिसे हम हृदय की भाषा या ममता की भाषा या आंखों की भाषा भी कहते हैं। जैसे किसी कवि ने कहा है कि भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब कि भीड़ से भरे हुए भवन में नायक नायिका आंखों द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसे प्रेम की भाषा कहते हैं। या ममता की भाषा, जब माँ अपने रोते हुए बच्चे को अपने सीने से लगाती है तो बच्चा उसकी ममता की भाषा समझ जाता है, उसको सुनाई देता है, उसके हृदय की भाषा सुनाई देती है कि मैं यही हूं बेटा, तू घबरा मत, और वो तुरंत चुप हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। नमस्कार। सभा संचालक मंच आपकी तरफ से। धन्यवाद। बहुत खूब पूर्णिमा सिंह जी। हो जाता है आपने जो बताया ना, कभी कोई हमें समझाना चाहता है कुछ, या फिर हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, बट कितनी भी कोशिशों के बाद शायद वो मेल नहीं खा पाता है। मतलब तो बहुत खूब आपका आज का भाषण। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कर्म जनित महानता ही उत्तम समाज का निर्माण करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं समाज में जो हमको ये स्पष्ट कर देते हैं कि आपका कर्म ये तय करता है कि आप कैसे इंसान हो, और आपका जन्म कहाँ हुआ वो कभी भी मायने नहीं रखता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें आप भारत के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी भी, वो भी छोटे से परिवार से थे, बट आज वो दुनिया भर में, ना कि भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में एक महान लीडर में गिने जाते हैं।
तो इसीलिए आज का जो महानता का जो कर्म की महानता का जो हमारा विषय है वो एक सही विषय है मेरे हिसाब से, और बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आगे चल के भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के तीसरे और आखिरी भाषण की तरफ, और उसका जो भाषण के जो मूल्यांकन करता है उनका आज के विषय के बारे में क्या मानना है उसके ऊपर थोड़ा गौर करेंगे कि विचार और कर्म व्यक्ति व भाग्य के निर्माता हैं। ये दोनों जब जन कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं, ख्याति स्वयं फैलने लगती है। जिसका जन्म परिवार का जन्म से आदि से कुछ भी लेना देना नहीं है। और कितने भी उदाहरण दिए जा सकते हैं इतिहास में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि, जो अपने कर्म के कारण ही महान बने। तो आज आप सभी के सामने ये टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी का खूब तालियों से स्वागत करते हैं, जो टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी के भाषण का मूल्यांकन करेंगे। टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी। धन्यवाद सभा संचालक महोदय। साथियों, मैं आज यहाँ पर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे भाषणकर्ता संजीव शर्मा जी के भाषण के मूल्यांकनकर्ता के रूप में, जो आज अपने तृतीय प्रकल्प का प्रथम भाषण दे रहे हैं, जिसका शीर्षक है कि अनुकंपा लौट कर आती है। तो मैं उनके इस भाषण का मूल्यांकन करूंगा और अंत में जब मुख्य मूल्यांकनकर्ता मुझे बुलाएंगे तो मैं अपनी रिपोर्ट के साथ उपस्थित होऊंगा और डिटेल में इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओवर टू यू संजय जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी। चलिए मित्रों, आज के आखिरी भाषण की ओर चलते हैं, जिनको प्रस्तुत करेंगे हमारे सामने टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी, और उनका आज के हमारे विषय के बारे में क्या कहना है जान लेते हैं। टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी 23 सालों से ओमान में कार्यरत हैं और करंटली खिमजी रामदास कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर पोस्ट पे हैं। उनका आज के विषय के बारे में यह कहना है कि इतिहास सिर्फ उन्हीं लोगों से बनता है जिनके कर्म महान थे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से सिर्फ खुशहाली और पहचान मिल सकते हैं, लेकिन महान कर्म हमें महान बनाते हैं। आपका स्वागत है टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी। धन्यवाद टोस्ट मास्टर और मेरे सभी टोस्ट मास्टर्स, सहपाठियों, सहकर्मियों और मेरे मित्रों। साल 1998 की वो सर्द रात और भारी बर्फबारी हो रही थी और यातायात ठप हो चुका था। मैं लगभग 15 किलोमीटर दूर अपने घर से काम करता था और जब यातायात का साधन नहीं था तो लगभग मुझे 5 किलोमीटर पैदल जाना था उस बर्फबारी के बीच में। उसके बाद में कोई ऐसी उम्मीद थी कि हमें कोई गाड़ी मिल जाए। तो जब मैं उस रास्ते पे चला, भारी बर्फबारी के बीच में, लगभग अंधेरा हो चला था और मैंने रास्ते के नीचे देखा कि नीचे से एक लाइट आ रही है गाड़ी की, और मुझे ऐसा लगा कि वो गाड़ी शायद फिसलकर पहाड़ी के नीचे गिर गई। मन में एक विचार आया कि चलो मैं अपना चलता हूँ, बर्फबारी में मुझे क्यों परेशान होना है। लेकिन कहीं ना कहीं उस मन से आवाज आई कि तू ऐसा नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से मैं पहाड़ी के नीचे पहुंचा और वहां पर जो घायल व्यक्ति था, रोहित उसका नाम था, उसको मैंने गाड़ी से बाहर निकाला। बड़ी ही घायल अवस्था में था और लगभग पौने घंटे के अथक प्रयास के बाद मैं वापस उसको रोड पे लेके आया। जब रोड पर लेके आया तो मैंने देखा कि और कोई यातायात का साधन नहीं था, वो चल नहीं पा रहा था और हमारा भाग्य था कि हमें गाड़ी मिल गई और उस गाड़ी से मैंने उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। जब उससे मैंने वो ठीक हुआ, थोड़ा सा उससे घर का नंबर लिया, उसके माता पिता आए और बाद में हुआ ऐसा कि इस रिश्ते से हमारा एक सहयोग ऐसा हुआ कि हम पारिवारिक मित्र बन गए। और उसके बाद मैं ओमान में आ गया और साल आया सन 2004। उन्हीं सर्दियों में इतनी भयंकर बर्फबारी हुई और हमारे घर का इलाका जो था उसमें ज्यादा बर्फ पड़ी, जहां से पानी बंद हो गया, बर्फ से सारी लाइनें जम होती और कोई खाने पीने का और लाइट भी चली गई। और मैं यहाँ पर, मेरा भाई दिल्ली में और मेरे माता पिता अकेले थे। उसी परिवार में
जाकर मेरे माता पिता को उसी बर्फबारी के बीच में लाया और लगभग 1.5 हफ्ते तक अपने परिवार के साथ रखा और उनकी सेवा की। मित्रों, अनुकंपा वापस आती है, ये इसका संदर्भ था। आइए मैं ले चलता हूँ आपको 131 साल पुरानी एक घटना की ओर। सन 1892 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 छात्र, और जब वो पढ़ रहे थे तो उनके पास फीस नहीं थी, तो उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि अगर हम कोई एक शो आयोजित करें जिसमें हम मशहूर पियानोनिस्ट पेडरुस्की को अगर लेके आ रहे हैं तो उस सभागार में जो पैसा लगेगा उसके अलावा पेडरुस्की की फीस के बाद हमें जो पैसा बचेगा उससे हम अपनी फीस दे देंगे। इसी प्रोग्राम से उन्होंने अनुबंध किया पेडरुस्की से और उसके बाद उस शो का आयोजन किया जिसमें लगभग उनको उम्मीद थी उन्हें $4000 मिलेंगे, जिसमें $2000 उन्होंने पेडरुस्की को देने थे, $200 उन्होंने सभागार की फीस देनी थी, $1200 उनकी जो फीस थी वो थी और $400 उनके अतिरिक्त खर्च के लिए, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, वो शो हुआ, लेकिन कुल मिलाकर वो $1600 ही इकट्ठे कर पाए, और जो कि पेडरुस्की की फीस के लिए भी नाकाफी थे। बड़े ही उतरे हुए मन से, भारी मन से वो पेडरुस्की के पास गए कि सर ये हमारा $1600 आप एक्सेप्ट कीजिए और $400 हम आपको बाद में दे देंगे। पेडरुस्की ने पूछा ये क्या है, ये क्यों ऐसा? तो उसने कहा कि हमने ये शो अपनी फीस देने के लिए जमा किया था, लेकिन टिकट नहीं बिक सके, तो हम अपनी फीस भी नहीं दे पा रहे हैं और आपका हम $400 बाद में देंगे। पेडरुस्की ने कहा कि जाइए आप इस पैसे से अपनी फीस देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। साल बीतते गए और कई साल बाद वर्ष आया 1919। पूरा यूरोप प्रश्न के युद्ध से निकला ही था, और आप जानते हैं विश्व युद्ध भयंकर विनाश या मानवता का ही समाप्त नहीं करते, उसमें अकाल और इतनी चिकित्सा सेवाएं सब कुछ खत्म हो गई थी। और पेडरुस्की अमेरिका छोड़कर पोलैंड चले गए थे और वहां के राष्ट्रपति बन गए थे, और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनका ये पहला कार्यकाल था जो कि पूरे देश की भयंकर अकाल की समस्थिति से गुजर रहा था। हुआ ये कि मतलब बहुत ही कठिनाई भरे दिन थे। अचानक हमें फ्रांस से एक संदेश आया वहां के प्रधान का कि आपके अकाल की समस्या के लिए फ्रांस से अनेक जहाज, पानी के जहाज आपके लिए खाद्य सामग्री लाई जा रही है। जब वो बड़े ही हैरान हुए कि मैंने तो ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी और ना ही कुछ ऐसा किया कि जिससे मुझे इससे फ्रांस से कोई मदद मिले, लेकिन जब उन्हें मिला तो उन्होंने अपने देश की भूख मिटाने के लिए उसको एक्सेप्ट किया और प्रण किया कि मैं स्वयं जाकर फ्रांस में इस चीज का उनके धन्यवाद दूंगा। जब पेडरुस्की वहां पर गए तो खाद्य निर्देशक के पास मिले जिनका नाम था हर्बर्ट हूवर, और उन्हें जाकर अनेक पूरे देश की तरफ से उन्होंने उसका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा सर आपको धन्यवाद की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्यों? ये मेरे देश के लिए आपने इतना बड़ा किया है, कहता फिर भी आपको धन्यवाद की जरूरत नहीं है। आपको शायद याद नहीं होगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 जो छात्र थे, जब आपने उनका बैलेंस शो करने के लिए एक्सेप्ट किया था $2000 वो आपने नहीं लिए थे और आपने उस समय उनकी मदद की थी। आज मैं आपकी ये पुरानी फेवर आपको वापस लौटा रहा हूं। मित्रों, क्या आप मान सकते हैं कि ये अनुकंपा की गई $2000 एक देश की भूख 6 महीने तक मिटाने के लिए काफी होंगे? आज का संदेश भी यही है, अनुकंपा किस रूप में कब वापस आ जाए ये हम नहीं जानते। और आज वो $2000 6 महीने तक पेडरुस्की ने अनेकों ने धन्यवाद करते हुए किए और बिल पास किया कि फ्रांस के साथ उनकी 6 ट्रीटियां हुई उसके बाद। तो मित्रों, ईश्वर ने हमें उत्तम जिंदगी का श्रेय दिया है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमसे जो थोड़े से अभागे लोग हैं उनके प्रति हम अनुकंपा भाव रखें और उनके जीवन में उनका सहयोग दें। मित्रों, जरा सा ऊपर उठने के लिए जाने कितना गिर जाते हैं, जरा सा ऊपर उठने के लिए जाने कितना गिर जाते हैं लोग, और नजरों से गिरकर कोई कहां उठ पाया है। ईश्वर ने हमें
निर्मल हृदय से संवेदना बांट दिए हैं। और इसी भाव के साथ अगर हम अपने सहपाठी मित्रों सबका सहयोग करते हुए इस जीवन को सफल बनाएं और निर्मल हृदय से सब पर अनुकंपा करें तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी सार्थक होगा। ओवर टू यू टोस्ट मास्टर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा जी, सही कहा है। मित्रों, भगवान ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम अपने कर्मों से इसे कैसे महान बनाते हैं। महानता सिर्फ महान विचारों को सबके सामने रख के सीमित नहीं है। लोगों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं अगर हम लोग। महानता का पहाड़ छोटे 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 कंकरों से ही बनता है। किसी को आर्थिक सहायता, किसी को मानसिक सहायता, उसके दुख के समय में उसके साथ रह के उसको सहायता करके भी हम लोग एक छोटा महान कार्य शुरुआत कर सकते हैं। चलिए मित्रों, आज के आखिरी पड़ाव जो आज का जो है सत्र, उसके पहले हम लोग जान लेते हैं समय पालक से कि आज के तीनों भाषणकर्ताओं का समय के बारे में हम लोग जान लें। जी, सभा संचालक महोदय जी, टोस्ट मास्टर सचिन ठकार जी का भाषण जो है 7 मिनट 30 सेकेंड का था और टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह जी का 6 मिनट 26 सेकेंड और संजीव शर्मा जी का 7 मिनट 14 सेकेंड इनका समय था, जो कि समय सीमा के अंदर ही है। बहुत खूब, मतलब तीनों भाषणकर्ता क्वालिफाई करते हैं। जी, धन्यवाद करुणा चौबे जी। चलिए मित्रों, आज के आखिरी पड़ाव जो आज का जो अंतिम सत्र है, उसके पहले पोल लॉन्च हो चुके हैं। तो चलिए, आज का जो आखिरी जो सत्र है, आशुभाषण सत्र यानी कि टेबल टॉपिक सेशन, जिसका संचालन करने के लिए आज हमारे सामने एक सीजन्ड टोस्ट मास्टर हैं और उनका आज के विषय के बारे में क्या कहना है मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा कि जन्म के समय इंसान कोरे कागज की तरह होता है, बाद में परिवार और समाज के प्रभाव से उस पर लकीरें खींची जाती हैं। महान व्यक्ति भी साधारण परिवार में ही पैदा होते हैं। हम अपने कर्मों से अपने भविष्य की बुनियाद रखते हैं। बहुत खूब, आप सभी की तालियों के साथ स्वागत कीजिए आज के आशुभाषण सत्र के संचालक टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा जी का। धन्यवाद संजय जी। आज का मेरा दायित्व है आशुभाषण सत्र के लिए। तो आज का हमारा सत्र बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से इसका वो कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, तो मैं अपने छोटे से थोड़े बहुत जो मैंने विषय रखे हैं आप सबके सामने लेके आई हूँ, उनको रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं पहला विषय रखती हूँ, कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलता है, या यूं कहें कि कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलते हैं। योर डीड्स विल फॉलो यू। तो इसके लिए मैं हमारे जो आज के गेस्ट हैं नितिन शर्मा जी को बुलाना चाहती हूँ कि आप आइए और अपने विचार इस पे रखिए। नितिन शर्मा जी। मृदुला जी, वो गेस्ट नहीं है, वो हमारे नए सदस्य हैं। हमारे जो नए सदस्य हैं नितिन शर्मा जी, आपको मैं इसके लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। जी, मैं आपको एक बार विषय बोल देती हूँ। कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलते हैं। आप अपने विचार रखिए इस पे। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मृदुला जी, सिंस ये इनका पहला ही सेशन है और इनको जरा भी इस बारे में कोई आभास नहीं है, लेकिन अगर बोलना चाहें तो अलग बात है। लेकिन जुड़े हैं तो शायद इन्हें इतना अंदाजा नहीं है कि कैसे किस चीज को निभाया जाता है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलो नितिन जी, फिर आपको
मैं फिर ये आप बोलना चाहेंगे या मैं किसी और को इसके लिए आमंत्रित करूं? मेरा ख्याल है पहली बार है तो किसी और तो ठीक है, बात कीजिए तो समझ जाएंगे, अगली सभा में सीजन होकर तैयार होकर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हमारे साथ एक हमारे क्या कहते हैं, ठीक है, मैं आप क्या बोलना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ फिर से। जी, तो मैं आपको मैं ट्राई करता हूँ। आपको मैं दोबारा से विषय बोलती हूँ। कर्म कर्ता के पीछे पीछे चलते हैं, योर डीड्स विल फॉलो यू। ये एक बहुत ही सत्य वचन है कि कर्म जो है कर्ता के पीछे पीछे चलते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसका हमें कुछ ना कुछ टाइम में उसी के ऊपर में हमें उसका फल मिलता है। अगर हम जिंदगी में अच्छी चीजें करते हैं तो आने वाले टाइम में हो सकता है नहीं, साथ के साथ नहीं तो कुछ टाइम के अंदर अंदर हमें उसके वैसे ही फल मिलते हैं। और जिंदगी में अगर हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं, गलत कर्म करते हैं तो हमें उसका वैसा ही फल मिलता है। इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई के और थोड़ा बेटर करने की ट्राई करूंगा। धन्यवाद नितिन जी, आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया और आपने जो आपके विचार थे बहुत अच्छे से आपने उसको जस्टिफाई भी किया। तो अगला जो मैं लेना चाहती हूँ टॉपिक वो है नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। तो हमारे साथ आज हमारे गेस्ट वंदना जी जुड़ी हैं। वंदना जी। मृदुला जी वो शायद चली गई है, वो नहीं है अभी मीटिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आमंत्रित करना चाहती हूँ संतोष एस नायर जी को। तो मैं आपको दोबारा से इसको अपना टॉपिक बता देती हूँ जी। नेकी कर दरिया में डाल। तो आप उस पर अपना विचार रखिए। जी जी, धन्यवाद सभी टोस्ट मास्टर सदस्यों को। ये नेकी कर दरिया में डाल, ये बहुत ही प्रचलित वाक्य है और बहुत ही फेमस है। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। हमारे पुराने जमाने से हमको यही सिखाया गया है कि भाई आप नेक की काम करो, फल की चिंता मत करो। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और ये बहुत ही सत्य वचन है क्योंकि हम नेकी हमें करना चाहिए। हम जिस प्रकार आज के भाषण में भी हमने सुना था, संजीव शर्मा साहब ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आप जो कर्म करते हैं उसका जो फल है वो घूम के वापस आपके पास ही आता है और उसका कोई समय मर्यादा नहीं रहता है। हो सकता है कि वो जल्द ही आ जाए, हो सकता है वो सालों के बाद आपके पास आ जाए। तो हमें नेकी करके फल की इच्छा नहीं रखना है और जो अपना ईश्वर है, जो हमारे ऊपर वाले हैं, उनके समक्ष हम एकदम सही ढंग से अपना कार्य करेंगे तो उसका फल सही समय पे हमको मिलता रहेगा। तो यही मेरा छोटा सा विचार है और सभी से हम यही आग्रह करेंगे कि नेकी करो, फल की इच्छा मत करो। और लेकिन इस अभी मॉडर्नाइजेशन ऐसा हो गया है कि ये सब वाक्य को लोग तोड़ मरोड़ के भी बोल देते हैं। कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर नए आए हुए हैं, मार्केट में भी है, वो बहुत सारे हमारे जो पुराने पॉइंट्स है उसको तोड़ मरोड़ के उसका अलग व्याख्या भी दे रहे हैं। फिलहाल उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी मेरा समय मर्यादा समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद संतोष जी, आपने विचार रखने के लिए और आपने बड़े अच्छे से इस बात को समझाया। चलो हम अपना नेक्स्ट
टॉपिक लेते हैं, किसी भी कार्य के संभव या असंभव होने में व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ, किसी भी कार्य का संभव या असंभव होना उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी नीरव जी, आप अगर आपने अपने विचार रखना। जो रोल प्लेयर्स हैं ऑलरेडी उन्हें आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर हमारे साथ अमित जी हैं, गोविंद जी हैं, श्रीमती चंद्रा मल्होत्रा, उन्हें बुलाएं आप। ठीक है। और भाषणकर्ता भी फ्री बैठे हुए हैं। मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि वो भाषण अभी दिया। चलो मैं अभी फिर गोविंद नेगी जी, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं तो मैं आपको बुलाना चाहूंगी। गोविंद जी, मैं आज बार फिर से टॉपिक बोल देती हूँ, किसी भी कार्य के संभव या असंभव होने में उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद मृदुला जी, टेबल टॉपिक मास्टर। बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये। संकल्प पर ही सब कुछ निर्भर करता है कि आप सफल होंगे या असफल, या आपका एक्शन संभव होगा या असंभव। इस संदर्भ में मैं एक कहानी के द्वारा इसे पेश करना चाहता हूं। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक महान ही बॉडी बिल्डर हुए थे बहुत साल पहले। तो जब वो बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन हो गए थे तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना हॉलीवुड में जाके अपनी किस्मत आजमाऊं। तो बहुत लोग हंसे उन पर, क्योंकि वो ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रियन मूल के थे, उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी से नहीं आती थी, और बॉलीवुड में सारी अंग्रेजी जो मूवीज होते थे तो अंग्रेजी का जानना बहुत जरूरी था। तो जब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो मेरे पास एक संकल्प था कि मैं एक न एक दिन बॉडी बिल्डिंग का वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। ये संकल्प के सहारे मैं यहाँ तक पहुंचा, और आज मैं ये संकल्प कर रहा हूं कि मैं एक दिन हॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। ये संकल्प है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। और हमें सब पता है, इतिहास गवाह है कि वो कितने बड़े स्टार बने अपने हॉलीवुड में। तो अगर संकल्प, जो अंग्रेजी में हम कहें एक विजन, अगर आपके पास है और उस विजन के प्रति आप कार्यरत हो, दिन रात आप उस विजन के बारे में ही सोच रहे हो, तो जरूर वो विजन एक दिन पूरा होगा। और हम जानते हैं कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूं, अर्नोल्ड आगे चल के उनका संकल्प ये था कि वो कैलिफोर्निया के गवर्नर बने, और वो भी बने। तो संकल्प बहुत असंभव को संभव करने में सहायक होता है। आपकी और मृदुला जी। धन्यवाद गोविंद जी, आपने बहुत अच्छे से हमें इस बात को समझाया। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपने जो भी चीजें हमें बताई हैं। तो अपना नया टॉपिक लेते हैं, व्यवहार में लाए जाने पर महान विचार ही महान कार्य बन जाते हैं। व्यवहार में लाने पर महान विचार ही महान कार्य में बदल जाते हैं। तो इसके लिए मैं अमित जी को बुलाना चाहूंगी। अमित जी। धन्यवाद मृदुला जी, एक बार आप विषय को दोबारा बोल दें। व्यवहार में लाने पर महान विचार ही महान कार्यों में बदल जाते हैं। जी मृदुला जी, बहुत ही अच्छा विचार आपने दिया कि व्यवहार में लाने पर महान विचार ही महान कार्य में तब्दील हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब तक हम किसी महान अपने अंदर से अच्छे विचार लेकर नहीं आएंगे तो हम उनके अपने जीवन में अच्छे कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि विचार ही हमारे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा जीवन आगे कैसा चलेगा। तब विचार हमारे जीवन में आएगा, उसको फिर हम कैसे कार्यान्वित करना है, कैसे अपने जीवन में या उस
को यूज करते हुए अपने आसपास के समाज में उसको लेके आना है और एक महान समाज का निर्माण करना है। जैसे मैं देखता हूं कि गांधी जी के मन में एक विचार आया अहिंसा का, तो उन्होंने उस अहिंसा वाले विचार को जब लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे समाज को, और उस समय भारत एक गुलाम मुल्क था, और उन्होंने कोशिश की कि इसी विचार को कार्यान्वित करते हुए हमें भारत को आजादी दिलानी है। और धीरे धीरे उन्होंने इसको हर तरफ पूरे समाज में फैला दिया, पूरे भारत में फैला दिया, और सब लोग के मन में ये चला गया कि हाँ, मेरे को हमें इसका पालन करना है, हमें इसका पालन करते हुए ही आजादी पानी है। और धीरे धीरे ये एक कार्य बन गया सबके लिए, और सबने इसका उपयोग किया, और भारत को 1947 में अंग्रेजों के एक शासनकाल से मुक्ति मिल गई और हम एक आजाद मुल्क के रूप में आज देखे जाते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको अगर हम सही तरीके से सबके सामने पेश कर सकें और उनको एक अच्छे कार्य के रूप में तब्दील कर सकें, तो उससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि अहिंसा का विचार गांधी जी के मन में आया और उसको किस तरह से उन्हें अपने कार्य में, शैली में लाके हमें आजादी दिलाने में हमें मदद मिली। तो आइए हम अगला विषय लेते हैं। अगला विषय मेरा आज का जो हमारा विचार सभा का विषय और विचार है कि कर्म, हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। यही हमारा आज का विषय है। और इसके लिए मैं चंद्र लूथरा जी में, जो आज श्रीमती चंद्र लूथरा जी हमारे साथ हैं, उनको बुलाना चाहूंगी। आइए आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज। नमस्कार मृदुला जी, सबको नमस्कार। मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मृदुला जी, एक बार आप विषय दोबारा बोल दीजिए, क्योंकि आवाज थोड़ी कम की हुई थी मैंने, तो वो शायद सुन नहीं पाए हैं। आज का जो मैं विषय दे रही हूँ, आज का जो हमारा विषय है वही है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो आज का विषय भी यही है। आप इसके ऊपर अपने विचार रखें। महानता कर्मों से मिलती है, जन्म से नहीं। अच्छे संकल्प से ही हम महान बन सकते हैं। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। मनुष्य चित्र से नहीं, चरित्र से महान बनता है। अब अच्छे कार्यों द्वारा और अच्छे कर्मों द्वारा ही हम महान बन सकते हैं। अपने जीवन को महान बनाना है। विचारणीय है कि हमारा दूसरों से व्यवहार कैसा है, हमारा जो दूसरों से व्यवहार कैसा है, हमारा जीवन जीने का ढंग कैसा है। मनुष्य की वास्तविकता ही मन इसी जांची जाती है कि उसका मन सुंदर है या तन सुंदर है। तन सुंदर होना जरूरी नहीं है, मन का सुंदर होना बहुत जरूरी और महत्व रखता है। सुंदर होना महत्व रखता है। अच्छे कर्मों से ही हम अपने जीवन को अच्छे विचार, अच्छे संस्कारों से ही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। जिस प्रकार एक खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये हमारा जीवन भी खाली है। इसको अच्छे संस्कार, अच्छे विचारों से और अच्छे कर्मों से हमें भरकर ऊंचा उठाना है। अच्छे संस्कार और अच्छे विचार हमें अपने माता पिता से ही मिलते हैं और इन कर्मों द्वारा ही हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। नमस्कार। धन्यवाद चंद्र लूथरा जी। में आपने वाकई में हमें बहुत सारी चीजें समझा दी। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कैसे जब तक अच्छे विचार नहीं हो सकते होंगे अंदर, तो आप अच्छी तरह से खड़े भी नहीं हो सकते। धन्यवाद। अभी समय पालिका जी से मैं पूछ लूं, हम एक आध विषय और ले सकते हैं? अभी एक्चुअली समय थोड़ा सा हम देख चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी खत्म कर देना चाहिए यहीं पर ही। अच्छा ठीक है, वैसे 1 मिनट है तो फिर उससे थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा है हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमारे साथ आप सबने अपने अपने विचार बड़े अच्छे ढंग से शेयर किए। जो आज का हमारा विषय था, मेरी कोशिश रही मैं उसके साथ ही अपने विषय को दूं, और आप आज का जो हमारा विषय था वो बहुत ही अच्छा था। तो धन्यवाद। ओवर टू यू टीएम मोदी, जो हमारे आज के हैं।
की ओर। रुद्रा जी पहले समय पालिका से आप रिपोर्ट ले लीजिए सबके समय के बारे में। करुणा जी आप हमें समय बता दीजिए कि सबने अपना अपना भाषण समय के अंदर रहा सबका। जी हाँ, आशुभाषण सत्र में सबसे पहले टोस्ट मास्टर नितिन शर्मा जी, जिन्होंने 1 मिनट लिया, और दूसरे टोस्ट मास्टर संतोष नायर जी, जिन्होंने 1 मिनट 44 सेकंड्स लिए। टोस्ट मास्टर गोविंद नेगी जी ने 2 मिनट 16 सेकंड लिए, और टोस्ट मास्टर अमित जी ने 1 मिनट 40 सेकंड लिए। और आंटी सॉरी मैं उनका नाम नहीं सुन पाई, शायद चंदर लूथरा जी हैं, श्रीमती चंद्र लूथरा जी, उन्होंने 1 मिनट 27 सेकंड लिए। अच्छा, तो सभी वेरीफाई करते हैं तो हम वोटिंग कर लेते हैं। आप सौंप सकती हैं सभा संचालक को। तो अभी हमारे टीएम हो रही है, उनको मैं आगे का मंच उनकी तरफ आइए, अपनी बागडोर संभालिए और सभा को आगे बढ़ाइए। बहुत खूब टोस्ट मास्टर मृदुला शर्मा जी, आज के इस टेबल टॉपिक से सत्र को बड़े अच्छे से आपने चलाया और पूरे आज के विषय को ध्यान में रख के पूरे आपने जो भी थे टॉपिक सिलेक्ट किए, और हमारे सभी टोस्ट मास्टरों ने बड़े सटीक अंदाज से समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत खूब। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अवशेष मात्र भी बचता नहीं किसी का, यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियां। तो यही है कि कर्मों की कहानियां ही बची रह जाती हैं, और हमारे कर्म बोलते हैं कि हम लोग क्या जी के गए। मित्रों यही है आज के विषय की जो छोटी सी कहानी, कि हम लोग जो भी अच्छे काम या बुरे काम करते हैं वो हमारे बाद में सब लोग, पूरी दुनिया उसे याद करती है। बस कर्म कीजिए, जैसे मृदुला जी ने बताया, नेकी कर दरिया में डाल। ज्यादा सोचना नहीं है, अच्छे कर्म करो, दुनिया खुद ब खुद आपको याद करेगी। चलो मित्रों, आज ऐसे भी हम लोग सभा थोड़ी सी डीले चल रही है, ज्यादा नहीं, तो आज के आखिरी पड़ाव यानी कि मूल्यांकन सत्र की ओर बढ़ते हैं। और मैं आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगा मुख्य मूल्यांकनकर्ता टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह जी को, जो कि आज के पूरे मूल्यांकन सत्र की बागडोर संभालेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और जो आज का हमारा विचार है कर्म और महानता, वो इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। और मैं भी आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। तो कहानी का नाम है कर्म की महानता। तो एक गांव था, एक बहुत बड़ा भगवान बुद्ध का भक्त हुआ करता था। तो उसने बोला भगवान बुद्ध को कि आप प्लीज हमारे गांव में आए और अपने प्रवचन दें, हम सब आपके विचार सुनना चाहते हैं, और आप इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, हम कुछ ना कुछ आपसे जरूर सीखना चाहते हैं। और उसने अपने पूरे गांव वालों को बोला तैयारी करो भाई, भगवान बुद्ध आएंगे और हमने उनका बड़े अच्छे से स्वागत करना है, और वो अपने विचार सुनाएंगे, और हम शायद उनके विचार सुन के महान हो जाए। तो भगवान बुद्ध ने बोला मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे गाँव, और मैं सबसे मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो उसने जो गरीब किसान था जिसने भगवान बुद्ध को बुलाया, उसने पूरी तैयारियां करी, उसने बड़ी सजाया, सब लोगों को आमंत्रित किया, सारे इंतजाम किए, और भगवान बुद्ध आ गए। पर जब भगवान बुद्ध आए तो वो किसान गायब था, वो वहां था ही नहीं, वो मिला ही नहीं। और उन्होंने अपने प्रवचन देने शुरू किए भगवान बुद्ध ने, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कर्म की महानता के बारे में, सबको लोगों ने सुना। और जो गांव के लोग थे वो बड़े उस किसान से नाराज हो गए कि ये कितनी बदतमीजी है, भगवान बुद्ध को आमंत्रित करके उनको बुला के, और ये खुद ही गायब हो गया, देखो क्या तरीका है ये। तो अगली सुबह जब भगवान बुद्ध आराम करके वापस जाने लगे अपने अगले पड़ाव के लिए, वो तो भगवान बुद्ध, उनको तो कोई तकलीफ नहीं थी इस बात से। तो उनको वो किसान बोला, उन्होंने बोला अरे तुम कल मुझे मिले नहीं, मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया, तुम कहाँ थे तुम। तो उसने बोला कि भगवान कल क्या हुआ, मैं आने ही वाला था सब इंतजाम करके, जब मैं घर गया तो मैंने देखा मेरा बैल बीमार हो गया, और मैंने उसको घर में कुछ नुस्खा देने की, दवाई देने की कोशिश की, पर अगर मैं उसको उस समय डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता तो वो पक्का मर जाता। तो मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, और इस वजह से मैं नहीं आ पाया, मुझे माफ करें। तो सबने बोला कि जितने भी गांव के लोग थे, ये क्या गलत बात कर रहे हो, तुमने भगवान का अपमान है, तुम नहीं आए और तुम बैल के लिए नहीं आए, और तुम तो विचार सुन, उनके प्रवचन सुन ही नहीं पाए।
तो भगवान बुद्ध बोले इसको प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी सीख समझ गया है। और मेरी जो सीख थी वो थी कर्म ज्यादा महत्वपूर्ण है और कर्म ही आपको महान बनाता है। तो ये महान बन गया और इसने कर्म का ध्यान दिया। और इसी के आगे मैं आगे बढ़ती हूँ और समय नहीं लूंगी, और मैं अपने पहले आज के जो भाषण मूल्यांकन करता है संदीप मल्होत्रा जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और वो अपना मूल्यांकन सामने रखें। संदीप जी। The great ones in life are not who are handed silver spoons at birth. Their excellence comes from digging into their own character through hard work. सरल शब्दों में, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। डीटीएम सचिन ठकार ने इतनी सरलता और सुंदरता से आज की सभा के विषय का समावेश किया अपने भाषण के अंतिम संदेश में। आप बधाई के पात्र हैं सचिन जी। मित्रों, सचिन जी के भाषण का उद्देश्य था टू लर्न और रिव्यू बेसिक रिसर्च मेथड्स एंड प्रेजेंट ए वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पीच। तो क्या वे इस उद्देश्य पर खरे उतरे? माय ओपिनियन 100%. Such a simple subject, चम्मच, spoons, each one of us could relate with it. और आरंभ में ही क्या ह्यूमर का तड़का लगाया आपने, चम्मच और चमचों, playing with words brilliantly. If we talk about research, very, very well done. We got to know the birth, history, evolution, types, and uses of spoons. Very well organized speech, great opening, body, and end. Seamless flow. Good job on that as well. डीटीएम सचिन एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान लगातार उनके चेहरे पर भी बना हुआ था। उन्होंने कहीं भी नेत्र संपर्क नहीं खोया, उनकी आंखें लगातार कैमरे में थी, प्रेजेंटेशन पर नहीं। The hand gestures, the movements were augmenting his speech very effectively. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बाकी vocal variety and all those things are not really very important when you are making a presentation. So if you don't need to add drama to a simple research subject, it was not required, it was not there, so that's perfectly fine. A couple of suggestions for improvement. मेरे opinion में there was no need to state the level 1, project 3, title of the speech. उस सब की मेरे ख्याल से कुछ जरूरत नहीं थी। और 7 मिनट 30 सेकंड का समय हमारी टाइमर महोदया ने नोट किया। कहीं 1-2 सेकंड का हेरफेर हो जाता तो मुश्किल हो सकती थी, और वही कुछ सेकंड आप बचा सकते थे लेवल और टाइटल वगैरह बोलने में जो आपने गंवाए। हमारी पहली बाइलिंगुअल सभा और पहला बाइलिंगुअल भाषण, very effectively delivered in Hindi and English. Just a suggestion, if the presentation also had some spice of Hindi, कुछ वाक्य हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, it would have been great. Very engrossing it could have become. It was engrossing any which way. Slight lack of preparation, I don't know whether I can say that or something. One of the slides during the time when you were covering evolution, it said that most common material at that was wood. I think you wanted to convey that the most common material at that time was wood. So एक time शब्द कहीं ना कहीं missing रह गया। अगर एक बार आप presentation सबके सामने देने से पहले खुद देख लेते तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उस चीज को नोटिस कर लेते। In summary, a great speech. The research was perfect. Topic was simple. People could relate with it. It was delivered brilliantly, which is what we expect from somebody like DTM Sachin Thakar. इन कुछ छोटे-छोटे जो सुझाव मैंने दिए हैं, अगर आप इन्हें इनकॉर्पोरेट कर लें तो आप परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेवल 1 कंप्लीट करने पर बधाई। सभा मुख्य मूल्यांकन करता आपकी ओर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत ही सटीक मूल्यांकन आपने किया है। और मैं अब अपने दूसरे भाषण के मूल्यांकनकर्ता को बुलाना चाहूंगी, नीरव चावला जी को, और वो आए और अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद कामिनी जी, टोस्टमास्टर कामिनी जी। आज जो मैं भाषण मूल्यांकन कर रहा था जिनका, वो एक मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था, क्योंकि पूर्णिमा सिंह को हम सभी बहुत समय से सुन रहे हैं। उनका जो कहने का तात्पर्य रहता है, जो उनके बात करने का जो स्टाइल रहता है, वो कहीं ना कहीं इतना अट्रैक्टिव रहता है कि हम सभी उनकी बातें इतनी गौर से सुनते हैं कि कहीं दूसरी जगह पे हमारा ध्यान जा ही नहीं सकता है।
जो बात उन्होंने कही, जो उनका विषय था वो भी बहुत ही बढ़िया था कि हम आपस में बात करना स्टार्ट कर देंगे तो एक दूसरे के बारे में बात करना जो हम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हमें कुछ भी कहना है तो हम सीधा अगर वो व्यक्ति को कह सकते हैं तो बहुत सारी तकलीफें भी दूर हो सकती हैं। और जो उन्होंने बात कही कि कहीं ना कहीं एक जो बात करने का अंदाज हमारा रहता है वो ऐसा होता है कि अगर बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है उसे बात करके भी पूर्ण विराम कर सकते हैं, और शांति प्रिय माहौल को अगर युद्ध में परिवर्तन करना है तो भी वही अंदाज से हम कर सकते हैं। मतलब उनके कहने के पीछे का जो भी तात्पर्य था वो बहुत ही स्पष्ट था, बहुत ही अच्छा था। जो उन्होंने उदाहरण दिए वो भी बहुत अच्छे थे कि जो आखिर में बच्चा क्या चाहता है वो सुनने के लिए हम बहुत ही उत्सुक थे कि क्या चाहता है वो बच्चा। वो भी बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया। और उनकी भाषा के बारे में तो मैं इतना सशक्त नहीं हूँ कि उनकी भाषा के बारे में भी कुछ कह सकूं, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका था बहुत ही अच्छा था, सबको उनके भाषण में संजो के रखा। और आखिर में मैं सिर्फ उनको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो उनका कैमरे का जो एंगल था वो कहीं ना कहीं देखने वालों को थोड़ा सा विचलित कर सकता था, क्योंकि उनके घर में बहुत प्यारी सी एक घड़ी है, वो बार बार हम सबको उसकी तरफ खींच रही थी, क्योंकि उनकी जो भाषण करने की कहीं ना कहीं वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। ओवरऑल उनके भाषण बहुत ही बढ़िया था, एंड तक सबको संजो के रखा। बस, धन्यवाद। ओवर टू यू कामिनी जी। बहुत खूब नीरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने मूल्यांकन के लिए। और अब मैं आज के अपने आखिरी मूल्यांकनकर्ता को बुलाना चाहूंगी और राजेश खन्ना जी आएंगे और संजीव शर्मा जी के भाषण का मूल्यांकन करेंगे। राजेश खन्ना जी को आप स्पॉटलाइट कर दें। राजेश खन्ना जी। धन्यवाद मुख्य मूल्यांकनकर्ता महोदया। आज संजीव शर्मा जी ने अपना जो भाषण दिया वो तृतीय प्रकल्प का प्रथम भाषण था, और उसका जो टॉपिक था वही आपस में वही एक बहुत बड़ा संदेश था कि अनुकंपा लौट कर आती है। तो शायद सुनने से पहले ही हमको ये मालूम था कि हम इस भाषण में किस तरीके के वक्तव्य को या किस तरीके की एक कहानी को एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन संजीव जी का जो प्रस्तुतिकरण था वो इस विषय के लिए बहुत ही अच्छा था, इस विषय के प्रति। और उन्होंने अपने शुरुआत में ही जो कहानी सुनानी शुरू करी, उसका जो चित्र खींचा वो हम सबके दृष्टि पटल पे सामने जो है वो सामने अब एकदम से उपस्थित हुआ। तो मेरे ख्याल से लोगों का ध्यान खींचने में अपनी ओर संजीव जी बिल्कुल सफल रहे। तो क्या उन्होंने जो अपना जो संदेश था उसको क्या बखूबी उसमें बताया अपनी कहानी में। तो जो उनकी जो दूसरा उदाहरण था, उस उदाहरण के तहत उन्होंने अपने वक्तव्य को सिद्ध भी कर दिया कि अनुकंपा वाकई में लौट करके आती है और उसकी कोई समय सीमा नहीं होती। और शायद पेडरोस्की ने शायद कभी ये उम्मीद भी नहीं करी होगी कि इतने सालों बाद कोई $1600 का या $2000 का उधार चुकाने इस तरीके से आएगा। बहुत अच्छा उदाहरण। जहां तक इस स्पीच की क्लैरिटी की बात है तो भाषा बिल्कुल सरल थी। संजीव जी ने के हाव भाव बहुत ही अच्छे, उनके हाथ आदि जो है उनका जो एक्शन था वो बिल्कुल सरल था। नेत्र संपर्क उनका कभी भी नहीं टूटा। उनका दृढ़ संकल्प भी इसमें देखने में आ रहा था, जबकि हम देख पा रहे थे कि उन्होंने ऑफिस में रहते हुए इस भाषण को दिया। शायद वो ऑफिस में बैठे हैं, तो उसके बाद भी जो है उन्होंने इसको अपनी जो संकल्प है एक टोस्ट मास्टर के सत्र के प्रति वो भी बनाए रखा। अब ऐसा नहीं है कि सभी कुछ बहुत अच्छा था, कुछ सुझाव भी मैं दूंगा। जो एक वॉइस का लेवल है संजीव जी का, हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही एनर्जेटिक है उनकी वॉइस क्वालिटी। तो अगर वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी अगर सिचुएशन के हिसाब से अगर वेरी करे तो शायद भाषण में ज्यादा आनंद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने शुरू में किसी एक एक्सीडेंट का जिक्र करा तो शायद वहां भाषा थोड़ी मायूसी की तरफ आ जाती, तो हम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से उससे रिलेट कर पाते। दूसरा चीज, आपने उदाहरण जो दिया एक किसी की सहायता और उसे कुछ महीने बाद उसको वापस करने का एक अन्य तरीके से, इसके साथ साथ यदि आप किसी
अपने व्यक्तिगत उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ बताते तो शायद हम इसको ज्यादा कोरिलेट कर पाते। और तीसरी चीज मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा, जब आपने कहानी की शुरुआत करी थी और उसी को एंड में ला करके अगर कहीं एंड करते तो शायद ये ज्यादा अच्छी बन जाती। ओवरऑल आपका भाषण बहुत अच्छा, आपका विषय बहुत अच्छा, आपने जो मैसेज दिया वो हम सबके लिए बहुत अच्छा क्लियर था, और हम ये आशा करते हैं कि आपके अन्य भाषण भी इससे अच्छे ही होंगे। ओवर टू यू मुख्य मूल्यांकन करता। बहुत खूब राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अपनी टीम के एक सदस्य को बुलाना चाहूंगी, करुणा जी को। करुणा जी हमें हाँ पहले टाइम ले लेते हैं, हाँ तीनों भाषण का करुणा जी से टाइम ले लेते हैं और फिर वोट करा। जी कामिनी जी, हमारे पहले मूल्यांकनकर्ता संदीप मल्होत्रा जी, जिनका समय था 3 मिनट 14 सेकंड, और दूसरे मूल्यांकनकर्ता नीरव चावड़ा जी का था 2 मिनट 8 सेकंड, और टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी का था 3 मिनट 24 सेकंड, जो कि समय सीमा के अंदर है। तो पोल आप सबके सामने आ गई होगी स्क्रीन पे, आप अपना वोट दे दें। और करुणा जी बहुत अच्छे से समय पालक का रोल निभा रही हैं और हमें लगातार समय बताती भी रही हैं, पर अब आपकी बारी है। अगर आपकी कोई और इस बारे में रिपोर्ट है, कुछ और आप बताना चाहती हैं, कुछ रह गया करुणा जी, तो प्लीज आप हमारे सामने रखें। नहीं, एक्चुअली मैम वही है, जैसे जैसे पूछते गए थे वैसे मैंने बता दिया सबका, तो कवर हो गया सबका टाइम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ केयुष शाह साहब को, और वो आज हमारे वर्ड मास्टर हैं, तो वो आए और अपनी रिपोर्ट हमारे सामने रखें। धन्यवाद कामिनी जी। आज की सभा बहुत उत्कृष्ट रही है और सभी ने बहुत जोर शोर से अपने सभी भाषण और मूल्यांकन और सभी अपने दिए गए कार्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और अपने भाषा को बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया हुआ है। आज के मेरे दिए हुए शब्द संकल्प को सबने बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया हुआ है एवं बहुत नए शब्द और को भी उपयोग किया हुआ है। पूरे सत्र के दौरान मैंने कहीं भी अनुचित वाक्य और कोई व्याकरण में ऐसा कोई नोंद नहीं किया जिसमें कोई गलत उपयोग हुआ है। आज के भाषण के दौरान संदीप जी ने 2 बार संकल्प शब्द का यूज किया हुआ है, तो उसमें संजय जी ने 3 बार यूज किया है, राजेश खन्ना जी ने 2 बार यूज किया है, संजीव जी ने 1 बार यूज किया है, रुदिला जी ने भी 1 बार यूज किया हुआ है, और हमारे चंद्र लूथरा जी ने 1 बार यूज किया हुआ है, और आज के हमारे विनर है गोविंद नेगी जी ने 12 बार ये शब्द का यूज किया हुआ है। सो गोविंद नेगी जी को बधाई ये शब्द का इतनी बार यूज करने के लिए। तो कामिनी जी, मंच आपकी तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद केयूर जी। और अब हमारे आज के जो आहा काउंटर हैं संतोष फर्नांडिस जी, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा और उनसे भी रिपोर्ट ले लेते हैं। धन्यवाद कामिनी जी। आज जैसा सेशन चल रहा था, केयूर ने एक शब्द दिया था संकल्प। सब लोग ने सोच के आया था कि आज इस संकल्प में हम लोग पूरा आहा काउंटर में भी चेक कर रहा था कितना गलती मिलेगा बोलते। जैसे स्पीकर का रोल में किसी ने भी ज्यादा यूज नहीं किया, बहुत अच्छे से किया, जैसा एक्सपर्ट जैसा दे आर द एक्सपर्ट, बट स्टिल वो लोग अच्छे से किया। बाद में टेबल टॉपिक में अभी नया बंदा जो है नितिन शर्मा, उसने 9 बार थोड़ा ब्रेक ले लिया, बट बाकी संतोष नायर ने 1-2 बार लिया। बाद में गोविंद नेगी ने उसने भी 1-2 बार ऐसा बीच में कट कर दिया। बाद में लास्ट चंद्र लूथरा जी ने थोड़ा स्पीड से उसका खत्म कर दिया। सो ओवरऑल आज का भाषण और टेबल टॉपिक में बहुत अच्छे से किया है। धन्यवाद। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आहा काउंटर जी। तो आज की जो हमारी सभा थी वो इतनी शानदार थी, जो हमारे आज की
शुरुआत हुई हमारी सभा की, हम लोग बिल्कुल समय पे हमने शुरुआत करी। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने सबकी एक एक क्षण के लिए हम सबकी जो हृदय की गति थी वो रोक दी, पर बाद में हमें याद दिलाया कि आज की तारीख हम याद करें। तो बहुत ही एक मजेदार शुरुआत से सभा जब शुरू होती है ना, तो एक और ये झटका देके तो हम वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी शुरुआत थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब। जो हमारे आज के टीएम मोदी साहब है, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके आज के रोल के लिए। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रोल निभाया है। जो आपकी छोटी छोटी बीच में इंस्पायरिंग कहानियां आती रही, कविता आती रही, आपने कहीं नहीं उनको रोका, और वो इतनी इतनी मजेदार, इतनी इंस्पायरिंग थी कि हम सब उस टॉपिक से इतने अच्छे तरीके से, इतने डीपली हम जुड़ गए that we all wanted to speak on that topic. That I would say it's a big appreciation that we were so engrossed in your topic that we really thoroughly enjoyed the topic. Thank you so much for picking up such a beautiful topic and telling us all these inspiring stories. You had to do a lot of research, I can say, on that. Thank you so much, DM Modi sahab. And जो हमारे आज का उसके बाद जो इंट्रोडक्शन थे, जो संदीप जी ने इंट्रोडक्शन दिया आपने, उसके बाद अपने भाषणकर्ता के लिए बिल्कुल ठीक था। स्पीच मैंने किसी भी भाषणकर्ता के बारे में या किसी के लिए भी मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगी। जब कोई भाषणकर्ता भाषण देके आता है, चाहे वो टीएम मोदी का रोल है, उस समय अगर हम उनके भाषण के बारे में ज्यादा ना बोलें तो बहुत बेहतर रहता है। और यही हमारे आज के टीएम मोदी जी ने किया कि उनको धन्यवाद किया पर ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि वो उस समय हमारे जो मूल्यांकन करता है वो उस भाषण के बारे में लिखना चाहते हैं। तो हम उनके विचारों को किसी तरीके से हमें इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, ना ही वोटर्स के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो हमें उस समय अपनी भावनाएं रोकनी चाहिए और हमें सबको मौका मिलता है उनके बारे में बोलने का। तो अब मैं भी बोलना चाहूंगी कि सचिन जी, एक चम्मच के बारे में जितनी खूबसूरती से आपने समझाया, देखिए कमाल था। मतलब वो एक बड़ी अच्छी एक हमारे लिए सीखने की चीज थी। प्रेजेंटेशन चम्मच पर, मतलब मैं तो शायद कभी सपने में नहीं सोच सकती एक चम्मच पे प्रेजेंटेशन हो सकता है। उसके बाद उतनी खूबसूरती से फिर अगली हमारी भाषण करता आई पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी तो हर बार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके ऐसी एक माला बना देती है ना, जो हमको सबको एक इतनी जोड़ के रखती है। बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्णिमा जी आपको। संजीव जी, फिर से जैसे उनके मूल्यांकनकर्ता ने भी कहा कि एनर्जी इतनी आपकी उत्तीर्ण है, इतने एक अलग आप लेवल पे अपने भाषण को ले जाते हैं कि सुनने वाले को इतना आनंद आता है। और आप एक क्षण के लिए भी भाषण से अलग हम नहीं हो पाए। आपकी दोनों कहानियों ने हमें हमेशा बिल्कुल अच्छे से जोड़ के रखा। बहुत खूब। तो उसके बाद मूल्यांकन जो हमारा सत्र था, हमारे जो नहीं, पहले हमारे टेबल टॉपिक। बहुत बहुत खूब मृदुला जी, आपने एक चीज सिखाई और मैं चाहूंगी ये चीज हम हमेशा याद रखें और मृदुला जी से सीखें। मृदुला जी ने जितने भी आज हमारे जो टॉपिक पिक किए, वो एक भी टॉपिक एक दूसरे से मैच नहीं करता। और ये एक बहुत खूबसूरत बात थी। जब आप एक नया नया टॉपिक आप हर स्पीकर को देते हैं, तो आप उनको बोलने के लिए पूरा होराइजन उनके सामने खोल देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये आज का हमारा टॉपिक है, तो हम अपने आशु भाषण सत्र के भी टॉपिक उससे मिलते हुए रखते हैं। तो क्या होता है, बोलने का होराइजन स्पीकर्स के लिए छोटा हो जाता है, क्योंकि सारे टॉपिक जब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे तो आपके विचार भी मिलते जुलते निकलेंगे। पर मृदुला जी ने सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल अलग चुने। तो हर स्पीकर के पास पूरी इंडिपेंडेंस थी, पूरी विचार व्यक्त करने का तरीका था। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं थी कि वो इस बारे में तो स्पीकर ने ये बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं। तो ये बड़ी ताजगी, और हर स्पीकर की बात सुनने के लिए हमारे लिए भी ताजगी बनी रही। बहुत खूब मृदुला जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सत्र आपने आज का सत्र रहा। उसके बाद जो हमारे भाषण का मूल्यांकन था, उस समय मैंने किसी भी, संदीप जी ने इतना बेहतरीन मूल्यांकन किया। एक छोटी छोटी त्रुटियां भी है, मतलब उन्होंने टाइम शब्द स्क्रीन पे नहीं लिखा। हमने भी सबने सुना पर हम मिस कर गए, उन्होंने नहीं मिस किया। आपने बहुत खूब संदीप जी उस टाइम पे आपने आज का आपका मूल्यांकन रहा, बहुत ही सटीक। और वो ऐसा मूल्यांकन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर स्पीकर जब भाषण देता है उसमें हर उस भाषण के बाद वो कुछ सीख के जाना चाहता है। तो आपने बहुत अच्छे से उन्हें बताया कि ये आपके कॉन्फिडेंस, आपके ठीक चीजें थी जिस पर आप कॉन्फिडेंटली टिके रहें और आगे उन चीजों के साथ बढ़े, और ये चीजें आपको समझाने की जरूरत है। बहुत खूब। और उसके बाद हमारे आज के जो नीरज दूसरे मूल्यांकन करता थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से छोटी सी चीज, चाहे वो घड़ी थी उनकी, आपकी घड़ी को भी आपने ध्यान से रखा।
नीरव जी थोड़ा सा अपनी वॉइस, आप देखिए मूल्यांकन कर रहे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं, आप उस टाइम उनके टीचर हैं, तो आप अपनी वाणी में भी अगर जोश भर के रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो क्योंकि आप किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो आपकी बात उतनी ही जोर से सुनना चाहते हैं जो आपके स्पीकर है। आपके फिर हमारे राजेश जी बड़े एक हमारे मजे हुए टोस्ट मास्टर हैं। उन्होंने राजेश जी ने इतनी मधुरता से अपना मूल्यांकन किया, उसके बाद उनको अगर कोई त्रुटि लगी और उन्होंने उतनी ही प्यार से समझाई त्रुटि कि अपनी जो वाणी है उसको कब उन्हें ऊपर नीचे करना चाहिए। बहुत खूब, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे मूल्यांकन करता और सारे भाषण करता। आज का सेशन एक एक भाषण एक मोती के समान था और उतना ही सुंदर एक हमारा आज का मूल्यांकन सत्र रहा। और इसी के साथ और सभा हमारी टाइम पे चलती रही। बस एक आज के टीएम मोदी जी को मेरा एक छोटा सा सुझाव रहेगा कि अगर हम बीच में कभी देख लें कि सभा हमारी 2-4 मिनट समय से पीछे चल रही है, तो क्योंकि आज की सभा के सारथी टीएम मोदी है, सभा के सारथी टीएम मोदी होते हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारी है कि कौन सी चीज कहीं पे काट दें, कहाँ जोड़ दें और हम अपनी सभा को वापस समय सीमा पे ले आए। तो इसी के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ये पहली बाइलिंगुअल सभा थी जो कि बहुत बेहतरीन रही, बहुत अच्छे से चली, और मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे ही हम अगली आने वाली सभाओं का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं मंच सौंपना चाहूंगी आज के अपने गजेश जी को कि वो आने वाली हमारी नहीं, सभा आप के सभा संचालक को ही वापस सौंपे हुए बुलाएंगे। अच्छा, सभा संचालक जी को मैं वापस मंच सौंपती हूँ। और धन्यवाद कामिनी जी, बड़ा ही सटीक मूल्यांकन किया आपने एक एक टोस्ट मास्टर का, जो आप ही कर सकती हैं शायद। धन्यवाद उसके लिए। चलो मित्रों, अंत में आज की सभा अभी अंतिम पड़ाव पे है, तो मेरा एक विचार आपके सामने वापस रख देता हूँ कि भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करें, सारे बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो महान कर्म करते रहिए। अपने जीवन में कोई छोटी सी चीज से भी आप महान कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बड़ा ही काम करना ऐसा जरूरी नहीं है। छोटे से कर्मों से धीरे धीरे करके हम लोग अपनी छाप इस दुनिया में छोड़ के जा सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का मंच मैं अपने समापन क्षेत्र की तरफ लेके जाऊंगा और मैं मंच सौंपना चाहूंगा टोस्ट मास्टर गजेश धारीवाल जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालक महोदय, टोस्ट मास्टर कामिनी जी। जी, कामिनी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज लिख के रखी थी और मैं अपने मूल्यांकन में वो बोलना भूल गई, पर मैंने सोचा कि मैं इसे खत्म नहीं कर सकती बिना बोले। तो हमारे जो आज के सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 रोल प्लेयर्स हमारी टीम के मेंबर थे, आहा काउंटर एंड शब्द व्याकरणकर्ता और हमारे टाइमर, ये 3 वो रोल होते हैं हमारी सभा में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन रोलों के बिना हमारी सभा आगे चल ही नहीं सकती। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से अपने रोल निभाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अगली सभा में आगे से बढ़ के ये रोल लेना चाहेंगे, क्योंकि ये रोल हमें कितना सतर्क रहना है ये भी सिखलाते हैं। धन्यवाद गजेश जी, और माफ कीजिएगा इसके लिए आपकी तरफ। तो रोल प्लेयर्स का पोलिंग भी मित्रों, अपने क्लब के जो इस वर्ष के उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे भूमिकाएं हैं जो अब हमें पूरे सहयोग की आवश्यकता है उसमें। तो कुछ भाषणकर्ता ऐसे हैं जिनके भाषण होने ही चाहिए। तो अगली सभा में मैं चाहूंगा कि टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी एक भाषण अवश्य दें और टोस्ट मास्टर निर्बल दास जी भी एक भाषण दें। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपना रोल प्लेयर्स का पोलिंग स्वीकार है नहीं सर। हुआ। रोल प्लेयर्स का पोलिंग जी, जू मास्टर, रोल प्लेयर्स का पोल अभी लॉन्च कर सकते हैं।
पोल लॉन्च कर दिया है गजेश भाई, पोल चलता रहेगा, साथ साथ आप अपना कार्य भी चलाते रहिए। तो मैं आपकी सहमति चाहूंगा। टोस्ट मास्टर राजेश खन्ना जी, आप अंगूठा दिखा सकते हैं, मतलब कि थम्स अप वाला अंगूठा, हिंदी वाला नहीं। और टोस्ट मास्टर निर्बंध दास जी से मैं बात कर लूंगा। इसके अलावा टोस्ट मास्टर अमित लूथरा जी और टोस्ट मास्टर आनंद भुरास्कर, इन दोनों में से एक किसी को दायित्व निभाना पड़ेगा। आज टोस्ट मास्टर आनंद भुरास्कर ने एक लंबा सा संदेश भेजा है, उसके उपरांत भी उन्हें एक भाषण तो देना ही पड़ेगा ताकि उनका लेवल पूरा हो। इसके साथ ही आज के जो हमारे सभा संचालक महोदय, थोड़ी झिझक के साथ उन्होंने ये भूमिका स्वीकारी, लेकिन जैसे ही संकल्प शब्द दिया टोस्ट मास्टर केयूर ने, तो फिर उन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प को बहुत अच्छी से यथार्थ के धरातल पर उतार के दिखाया। और ऐसा लगा कि जैसे कोई बहुत ही मजाओ अनुभवी टोस्ट मास्टर हमारे सामने है। तो इनसे ही सीख लेते हुए मैं चाहता हूं कि अगली सभा का जो संचालन है वो टोस्ट मास्टर केयूर शाह करें, और उससे अगली सभा का टोस्ट मास्टर संतोष नायर करें, और उससे अगली सभा का टोस्ट मास्टर नीरव चावड़ा करें। तो आपके पास इतना समय है तैयारी के लिए, आप तैयार रहिए। और इसके साथ ही मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा कि आज हमारे कम से कम 3 ऐसे सदस्य हैं जो बगैर किसी भूमिका के भी उपस्थित हैं, यही इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो 2 संकल्प लेकर हम चलें आज कि एक, अपनी सभाओं में हम सम्मिलित होंगे, और दूसरा, अधिक से अधिक अपना मन से हम अपनी भूमिका स्वीकार करें, बजाय इसके कि कोई हमें कहे या हमारे ऊपर कहीं ऐसा लगे कि थोपी जा रही है। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, और मैं अब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? संजीव जी ने हाथ अपना ऊपर किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं शायद ये सुझाव देना चाहूंगा कि नितिन शर्मा जी जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगर इनका आइस ब्रेकिंग स्पीच अगले सत्र में शामिल कर ली जाए तो ये जल्दी से अपने पद पे अग्रसर हो सकेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, हम 4 भाषण भी कर सकते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ 2 के ही नाम गिने हैं, अवश्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही मैं आज की सभा को समापन की ओर ले जाने के लिए हमारे अध्यक्ष टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा जी से आग्रह करता हूं कि मंच संभालें। टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा। बहुत बहुत धन्यवाद गजेश भाई। एक मेरा अनुरोध है, अगर आंटी चंद्र लूथरा जी भी कैमरा ऑन कर लें, तो आज हमारी सभा में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपस्थिति है। 18 लोग हैं आज मीटिंग में, एक अतिथि और 17 हमारे सदस्य आज मीटिंग में जुड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हमने समय और दिन का परिवर्तन किया है, वो उसका सही वाला इफेक्ट आ रहा है। हम लोग 12-13 से ऊपर जा नहीं पा रहे थे, आज 17 सदस्य और एक अतिथि हमारे साथ जुड़ी हैं। 18 जो है पूर्णांक है संदीप जी। हाँ जी, 18 में इनका पूर्णांक भी है। 18 पूर्णांक भी है, तो 18 से ऊपर वाला पूर्णांक जो होता है, अब अगला उसको वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 27 पे पहुंचेंगे हम। एक बार सब कैमरे को देख के अपनी अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, मैं एक फोटो लेना चाहता हूँ। डन, ग्रेट। तो मित्रों, सीधा चलते हैं पुरस्कार वितरण की तरफ, या क्लोजिंग सेरेमनी में जो हम अवार्ड प्रेजेंट करते हैं उसमें सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनाना बाकी है, जो मैंने बना दिया है, वो भी बाकी नहीं है। वेरी गुड, ओके। तो सभा अभी तक बिल्कुल 12:47 पे मुझे अपना समापन भाषण शुरू करना था, अभी 12:48 हुए हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, अभी नहीं दिख रही है। तकनीकी डिफिकल्टीज। ओके, हियर वी आर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे विजेताओं का। और सबसे पहले बेस्ट स्पीकर टोस्ट मास्टर संजीव शर्मा, और वो अकेले बेस्ट नहीं थे आज, क्योंकि बेस्ट 2 थे आज। टोस्ट मास्टर पूर्णिमा सिंह,
बेस्ट टेबल टॉपिक्स श्रीमती चंद्र लूथरा। बेस्ट इवैल्यूएटर टोस्ट मास्टर संदीप मल्होत्रा। गिरीश भाई, इसका सर्टिफिकेट का नीचे सिग्नेचर मैं आपको भेज दूंगा चेंज करने के लिए, अपने आप को देने में थोड़ा कष्ट होता है। बेस्ट रोल प्लेयर टोस्ट मास्टर कामिनी सिंह। विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं और रिकॉर्डिंग भी बंद करते हैं।